हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजडम टेल्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने पूरी दुनिया को ब्रह्मांड के बारे में सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। यह कोई साधारण साइंस बुक नहीं है, बल्कि इंसान की सबसे गहरी जिज्ञासाओं का जवाब खोजने की कोशिश है। जैसे समय क्या है, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, क्या समय कभी रुक सकता है और क्या इस यूनिवर्स का कोई अंत है। हॉकिंग ने इस किताब में मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स को इतनी आसान भाषा में समझाया है कि आम इंसान भी कॉस्मोस के रहस्यों को महसूस कर सके। यह किताब हमें सिर्फ तारों और ब्लैक होल्स के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमें खुद के अस्तित्व पर भी सवाल करने के लिए मजबूर करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं, तो यह किताब आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। स्टीफन हॉकिंग हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसान ने सदियों में ब्रह्मांड को देखने और समझाने का नज़रिया कैसे बदला है। शुरू में जब विज्ञान नहीं था, तब लोग सोचते थे कि धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज, चांद, तारे सब हमारे चारों ओर घूमते हैं। यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल से लेकर टॉलेमी तक सबका मानना था कि यूनिवर्स एक स्थिर और परफेक्ट सिस्टम है, जहां हर चीज तय रास्ते पर चलती है। लेकिन फिर कोपरनिकस आए, जिन्होंने कहा कि धरती नहीं बल्कि सूरज केंद्र में है, और यहीं से इंसान की सोच में क्रांति शुरू हुई। उसके बाद गैलीलियो ने टेलीस्कोप से आसमान को देखा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम देकर यह समझाया कि ग्रह कैसे चलते हैं। हॉकिंग बताते हैं कि विज्ञान का असली काम यही है, पुराने विश्वासों को सवालों के कटघरे में खड़ा करना और नई सच्चाइयों की तलाश करना। वह कहते हैं कि आज हम ब्रह्मांड को सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि गणित और थ्योरी के जरिए समझते हैं। हमारी तस्वीर अब यह नहीं है कि यूनिवर्स परफेक्ट और स्थिर है, बल्कि यह है कि वह बदल रहा है, फैल रहा है और रहस्यों से भरा हुआ है। हॉकिंग यह भी बताते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक थ्योरी अंतिम सच नहीं होती, वह सिर्फ एक मॉडल होती है जो हमें दुनिया को समझने में मदद करती है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और सोच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी यूनिवर्स की तस्वीर भी बदल जाती है। इस अध्याय का सबसे गहरा मैसेज यह है कि ब्रह्मांड को समझने की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, और इंसान की सबसे बड़ी ताकत है सवाल पूछना। हम जहाँ भी खड़े हैं वहाँ से आगे देखना, सोच को चुनौती देना और यह मानना कि हमें जो आज सच लगता है वह कल बदल भी सकता है। हॉकिंग हमें स्पेस और टाइम्स की उस परिभाषा से बाहर निकालते हैं जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में समझते हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि समय सबके लिए एक जैसा चलता है, लेकिन हॉकिंग बताते हैं कि समय कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ एक लचीला आयाम है। न्यूटन के ज़माने में माना जाता था कि स्पेस और टाइम बिल्कुल अलग अलग और स्थिर चीज़ें हैं। स्पेस एक खाली मंच है और टाइम उस पर चलने वाली घड़ी। लेकिन आइंस्टीन ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम अलग नहीं, बल्कि एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, जिसे हम कहते हैं। हॉकिंग समझाते हैं कि जब कोई भारी वस्तु जैसे सूरज या ब्लैक होल मौजूद होती है, तो वह स्पेस टाइम को मोड़ देती है, और उसी मोड़ को हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस करते हैं। यानी चीज़ें इसलिए नहीं गिरती कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही है, बल्कि इसलिए गिरती है क्योंकि वे स्पेस टाइम के मुड़े हुए रास्ते पर चल रही होती है। आगे हॉकिंग बताते हैं कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। अगर आप बहुत तेज़ी से सफ़र करें या किसी बहुत भारी वस्तु के पास हों, तो आपके लिए समय धीमा चल सकता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। इसका मतलब यह है कि समय कोई स्थिर चीज़ नहीं है, बल्कि हालात के हिसाब से बदलता रहता है। हॉकिंग यह भी समझाते हैं कि स्पेस टाइम की शुरुआत बिग बैंग से हुई, जहाँ से न सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा पैदा हुई, बल्कि समय भी वहीं से शुरू हुआ। यानी बिग बैंग से पहले क्या था? यह सवाल उतना ही बेकार है जितना यह पूछना नॉर्थ पोल से उत्तर में क्या है। वे हमें उस सबसे हैरान कर देने वाली सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि हर पल फैल रहा है। एक समय था जब वैज्ञानिक भी यही मानते थे कि यूनिवर्स हमेशा से जैसा है वैसा ही रहेगा,
ना सिकुड़ेगा ना बढ़ेगा। खुद आइंस्टाइन को भी शुरू में अपने समीकरणों में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ना पड़ा ताकि यूनिवर्स को स्थिर दिखाया जा सके। लेकिन फिर एडविन हबल ने टेलीस्कोप से दूर दूर की गैलेक्सीज को देखा और पाया कि वे हमसे दूर भाग रही हैं और जितनी दूर हैं उतनी तेजी से दूर जा रही हैं। इसका मतलब साफ था, ब्रह्मांड फैल रहा है। हॉकिंग समझाते हैं कि इसका सबसे बड़ा नतीजा यह है कि अगर आज यूनिवर्स फैल रहा है तो अतीत में वह और भी ज़्यादा छोटा रहा होगा, और अगर हम समय को पीछे ले जाएं, एक ऐसा पल आएगा जब पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु में सिमटा हुआ था। उसी को हम कहते हैं बिग बैंग। हॉकिंग बताते हैं कि बिग बैंग कोई विस्फोट नहीं था जो किसी जगह हुआ, बल्कि वह खुद स्पेस और टाइम की शुरुआत थी। यानी यूनिवर्स किसी खाली जगह में फटा नहीं, बल्कि खुद जगह और समय वहीं से पैदा हुआ। हॉकिंग यह भी समझाते हैं कि ब्रह्मांड के फैलने का मतलब यह नहीं है कि गैलेक्सीज किसी केंद्र से बाहर की ओर भाग रही हैं, बल्कि स्पेस खुद हर दिशा में फैल रहा है। जैसे एक गुब्बारे पर बने बिंदु जो गुब्बारा फूलने पर एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। कोई भी बिंदु खुद को केंद्र नहीं कह सकता। हॉकिंग आगे यह भी समझाते हैं कि यूनिवर्स का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कुल पदार्थ और ऊर्जा कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा है तो फैलाव एक दिन रुक सकता है और ब्रह्मांड फिर सिकुड़कर बिग क्रंच की ओर जा सकता है, और अगर कम है तो यूनिवर्स हमेशा फैलता रहेगा, ठंडा, खाली और अकेला होता हुआ। इस अध्याय का सबसे गहरा मैसेज यह है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो जिंदा है, बदल रहा है, अपने अतीत और भविष्य दोनों की कहानी अपने भीतर छुपाए हुए है। और जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ तारे नहीं देख रहे, हम ब्रह्मांड का इतिहास देख रहे हैं। स्टीफन हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जहाँ चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देती है। यहाँ नियम बदल जाते हैं और यहीं से शुरू होता है अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हॉकिंग बताते हैं कि हम आमतौर पर सोचते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की मौजूदा स्थिति और उसकी गति पता हो तो हम उसका भविष्य बिल्कुल सही सही बता सकते हैं। यही सोच न्यूटन की दुनिया में काम करती थी, लेकिन जब हम परमाणु और उससे भी छोटे कणों की दुनिया में जाते हैं तो यह नियम टूट जाता है। जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने बताया कि हम किसी भी कण की स्थिति या पोजीशन और उसकी गति यानी मोमेंटम दोनों एक साथ पूरी सटीकता से कभी नहीं जान सकते। जितनी ज़्यादा सटीकता से आप उसकी जगह जानने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी गति अनिश्चित हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा उसकी गति जानना चाहेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी जगह धुंधली हो जाएगी। हॉकिंग इसे ऐसे समझाते हैं कि जैसे ब्रह्मांड साफ साफ कह रहा हो, तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। यह कोई हमारी मशीनों की कमी नहीं है, बल्कि प्रकृति का मूल नियम है। आगे हॉकिंग बताते हैं कि यही अनिश्चितता क्वांटम दुनिया की बुनियाद है। कण किसी तय रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि हर पल कई संभावनाओं में मौजूद होते हैं। जब तक हम उन्हें देखते नहीं, तब तक वे एक ही जगह या एक ही हालात में नहीं होते, बल्कि संभावनाओं के बादल में होते हैं। हॉकिंग यह भी जोड़ते हैं कि इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ब्रह्मांड में पूरी तरह से परफेक्ट प्रिडिक्शन मुमकिन नहीं है। यानी यूनिवर्स कोई घड़ी की तरह नहीं है जो एक बार चला दी तो हमेशा तय रास्ते पर चलता रहेगा। इसमें अचानकपन और चौंकाने वाली घटनाएं छुपी हैं। हॉकिंग बताते हैं कि ब्लैक होल्स के पास भी यही क्वांटम अनिश्चितता का काम करती है, और इसी से पैदा होता है हॉकिंग रेडिएशन, जहां ब्लैक होल भी धीरे धीरे ऊर्जा को खो देता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि ब्रह्मांड पूरी तरह से तयशुदा नहीं है। इसमें जगह है संभावनाओं की और आश्चर्य की, और शायद यही अनिश्चितता हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे जितना ज्ञान हासिल कर ले, यूनिवर्स हमेशा उससे एक कदम आगे रहेगा। हॉकिंग हमें ब्रह्मांड की उस सबसे सूक्ष्म दुनिया में ले जाते हैं जहां सब कुछ कणों से बना है, इतनी छोटी इकाइयां कि उन्हें सीधे देख पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्हीं से पूरा यूनिवर्स खड़ा है। हॉकिंग बताते हैं कि हर चीज, आप, मैं, तारे, ग्रह, हवा, पानी, सब कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बना है। पहले लोग सोचते थे कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु भी टूटकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बंट जाता है,
और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स से बने हैं। हॉकिंग समझाते हैं कि ये कण अकेले नहीं रहते, इनके बीच कुछ ताकतें काम करती है जिन्हें हम कहते हैं फोर्सेस ऑफ नेचर। कुल मिलाकर 4 बुनियादी ताकतें हैं: गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मजबूत नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और कमजोर नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। गुरुत्वाकर्षण हमें धरती पर बांधे रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स परमाणुओं को जोड़कर पदार्थ बनाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियस को टूटने से बचाता है और वीक फोर्स रेडियो एक्टिविटी और सूरज की ऊर्जा जैसी प्रक्रियाओं में काम करता है। हॉकिंग बताते हैं कि विज्ञान का सपना है इन सभी ताकतों को एक ही सिद्धांत में जोड़ना, जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस अध्याय में वह यह भी समझाते हैं कि कण और बल अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ले जाता है, वैसे ही हर बल का एक मैसेंजर पार्टिकल होता है। हॉकिंग बताते हैं कि शुरू में बिग बैंग के बाद ये सारी ताकतें एक जैसी थीं, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, ये अलग अलग होती चली गईं। सबसे गहरा मैसेज यह है कि ब्रह्मांड जितना विशाल दिखता है, उतना ही गहरा उसकी सबसे छोटी दुनिया में भी है। और जब हम उन कणों और ताकतों को समझने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यूनिवर्स एक बहुत ही सुंदर, संतुलित और रहस्यमयी सिस्टम है, जहां हर छोटी चीज का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हॉकिंग हमें ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और डरावनी चीज से मिलवाते हैं, जो कि है ब्लैक होल। हॉकिंग बताते हैं कि ब्लैक होल कोई खाली गड्ढा नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा तारा होता है जो मरने के बाद इतना ज़्यादा सघन हो जाता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण हर चीज़ को निगल लेता है, यहाँ तक कि रोशनी को भी। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपना ईंधन खत्म कर देता है, तो वह अपने ही वजन से ढह जाता है और उसी ढहने से पैदा होता है ब्लैक होल। हॉकिंग समझाते हैं कि ब्लैक होल के आसपास एक सीमा होती है, जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन, एक ऐसी अदृश्य रेखा जिसे पार करने के बाद कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती। अगर आप उस सीमा के अंदर चले जाएं, तो समय और स्पेस के सारे नियम टूटने लगते हैं। बाहर खड़ा कोई इंसान आपको धीरे धीरे गिरता हुआ देखेगा, लेकिन आपके लिए सब कुछ पलक झपकने में खत्म हो जाएगा। हॉकिंग इस अध्याय में बताते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ निगलते नहीं हैं, बल्कि वे स्पेस और टाइम के बारे में सबसे गहरी जानकारी भी देते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि ब्लैक होल के बीचों बीच एक बिंदु होता है, जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, जहाँ घनत्व अनंत हो जाता है और हमारे सारे फिजिक्स के नियम फेल हो जाते हैं। हॉकिंग कहते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड की वो जगह हैं जहां जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि ब्लैक होल हमें डराते ज़रूर हैं, लेकिन वे हमें यह भी सिखाते हैं कि यूनिवर्स सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी भी है। और शायद इन्हीं ब्लैक होल्स के ज़रिए हम एक दिन यूनिवर्स के सबसे गहरे राज समझ पाएंगे। स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल के बारे में हमारी अब तक की सोच को पूरी तरह उलट देते हैं। अब तक हम मानते आए थे कि ब्लैक होल सिर्फ निगलते हैं, कुछ भी बाहर नहीं जाने देते, न रोशनी, न कण, न ऊर्जा। लेकिन हॉकिंग ने दुनिया को बताया कि ब्लैक होल उतने ब्लैक नहीं होते जितना हम समझते हैं। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की मदद से यह दिखाया कि ब्लैक होल भी धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। हॉकिंग समझाते हैं कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास, यानी उस सीमा के आसपास से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। वहाँ क्वांटम दुनिया के अजीब नियम काम करते हैं। वहाँ खाली स्पेस भी असल में खाली नहीं होता, उसमें हर पल कण और एंटी कण पैदा होते हैं और तुरंत खत्म हो जाते हैं। आम हालात में ये कण एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, लेकिन ब्लैक होल के पास ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी इनमें से एक कण ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और दूसरा बाहर निकल जाता है, और वही बाहर निकला कण हमें रेडिएशन के रूप में दिखाई देता है। हॉकिंग बताते हैं कि इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोता जाता है, यानी वह हमेशा के लिए नहीं रहता। समय के साथ साथ वह सिकुड़ता है और हल्का होता जाता है, और अरबों खरबों सालों बाद
पूरी तरह से वाष्पित भी हो सकता है। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि शुरुआत में बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में गणित और थ्योरी ने साबित किया कि हॉकिंग सही थे। हॉकिंग हमें ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके अंत दोनों की कहानी सुनाते हैं। हॉकिंग बताते हैं कि यूनिवर्स कोई अचानक बना हुआ सिस्टम नहीं है, बल्कि उसकी एक जन्म कथा है और एक संभावित अंत भी। सब कुछ शुरू हुआ बिग बैंग से, एक ऐसे पल से जब पूरा ब्रह्मांड एक बेहद छोटे, गर्म और सघन बिंदु में सिमटा हुआ था। वहीं से स्पेस, टाइम, पदार्थ और ऊर्जा सब कुछ पैदा हुआ। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया, वह ठंडा होता गया और धीरे धीरे कण बने, परमाणु बने, तारे बने, गैलेक्सीज बनी और अंत में हमारे जैसे जीवन के लिए हालात बने। हॉकिंग समझाते हैं कि ब्रह्मांड का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कुल द्रव्यमान और ऊर्जा कितनी है। अगर यूनिवर्स में पदार्थ बहुत ज़्यादा हैं तो गुरुत्वाकर्षण फैलाव को एक दिन रोक सकता है और फिर यूनिवर्स वापस सिकुड़ने लगेगा, जिसे कहते हैं बिग क्रंच। लेकिन अगर पदार्थ कम है तो यूनिवर्स हमेशा फैलता रहेगा, ठंडा, अंधेरा और खाली होता हुआ। हॉकिंग यह भी बताते हैं कि एक तीसरी संभावना भी है, जहां यूनिवर्स ना तो पूरी तरह रुकता है, ना ही तेजी से खत्म होता है, बल्कि एक संतुलन में फैलता रहता है। हॉकिंग समय की उस दिशा की बात करते हैं जिसे हम रोज महसूस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, यानी समय का तीर, द एरो ऑफ टाइम। हॉकिंग पूछते हैं कि समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है था। हॉकिंग बताते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत बहुत ही व्यवस्थित हालात से हुई थी और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, अवस्था बढ़ती गई। यही वजह है कि समय हमें आगे की ओर चलता हुआ लगता है। हॉकिंग 3 तरह के टाइम के तीर बताते हैं। पहला, थर्मोडायनेमिक एरो ऑफ टाइम, जहां अवस्था हमेशा बढ़ती है। दूसरा, साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, यानी हम समय को आगे की दिशा में महसूस करते हैं। और तीसरा, कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, यानी यूनिवर्स का फैलना। जब यूनिवर्स फैलता है तब समय आगे बढ़ता हुआ लगता है। हॉकिंग बताते हैं कि ये तीनों तीर आपस में जुड़े हुए हैं। अगर यूनिवर्स सिकुड़ने लगे तो क्या समय उल्टा चल सकता है? हॉकिंग कहते हैं कि भले ही यूनिवर्स एक दिन सिकुड़े, लेकिन हमारी यादें, हमारी सोच और हमारी अवस्था फिर भी आगे ही बढ़ेगी। हमने पत्थरों और आग से शुरू किया और आज हम तारों और गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं। यह किताब सिर्फ यूनिवर्स के बारे में नहीं, बल्कि हमारे बारे में है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। हॉकिंग मानते हैं कि शायद हम अभी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलना ही हमारी असली जीत है। यही है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का असली मतलब, समय की कहानी, यूनिवर्स की कहानी और इंसान की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।